क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ऑडिट का पेपर 100% अटेम्प्ट कर दिया ACCA के एग्ज़ाम्स के अंदर, बट उसके बाद भी हम सितंबर एग्ज़ाम के अंदर क्लियर नहीं कर पाए? और शायद ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है, और अभी भी आप ये नहीं समझ पा रहे दैट व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको शायद कुछ जवाब दे सकती है। हाय, मैं हूँ CA गारा सब्रवाल, A टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए डिस्कस करते हैं कौन से है ये सीक्रेट कारण जिसकी वजह से ACCA का F8 पेपर यानी कि ऑडिट एंड एश्योरेंस आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। सो यहाँ पर मैं कैटेगराइज करूँगा 3 मेन रीज़न्स के अंदर। 3 में से पहला रीज़न है कि हम जो कापलान और BPP के पीछे दिए गए ट्यूटोरियल नोट्स हैं उसको आइडियलाइज करते हैं और वही एग्ज़ाम में एज आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं जहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 इज़ इनहेरेंट लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज की या तो समझ है या तो जब हम उसे लिखने जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के अंदर करते हैं बट रियलाइज़ नहीं करते और बार बार एग्जामिनर्स इसे पॉइंट आउट करते रहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलो जी, शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर इसी तरह का इन डेप्थ एनालिसिस आप चाहते हैं, ऐसे ही पेपर्स का, और इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब ये वीडियो और लोगों को भी दिखाए। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। राइट, पॉइंट नंबर 1, आइडियलाइजिंग कापलान एंड BPP ट्यूटोरियल नोट्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि हम या तो कापलान या तो BPP या तो दोनों ही किताब से पढ़ाई कर रहे होते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और हम देखते हैं कि उसके पीछे किस तरह के आंसर्स दे रखे होते हैं और फिर कोशिश करते हैं उन्हीं आंसर्स को एज इट इज़ लिखने की एग्ज़ाम के अंदर, जो मैक्सिमम टाइम एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कारण ये है कि BPP और कापलान के पीछे जो आंसर्स लिखे होते हैं वो असल में आंसर्स तो होते हैं बट दे आर आइडियली ट्यूटोरियल नोट्स, यानी कि स्टूडेंट को समझाने के लिए कि हमने इस आंसर पे अराइव किया तो क्यों किया, ये उसके अंदर बताया जाता है, और इसलिए आंसर पैराग्राफ्स में और बहुत लंबा हो जाता है। जबकि एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो आपको ब्रीफ में लिखने के लिए बोलते हैं, कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर आपको अपना आंसर जो है वहाँ बदलना होता है। तो यहाँ 2 बहुत छोटे से पॉइंट इसी के अंदर मैं आपको बता दूँ। भाई, सबसे पहली तो बात ये है कि जब भी कोई आप आंसर लिखने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स में आपको बाकायदा 4 पॉइंट 8 पॉइंट इस तरह से लिखने के लिए कहा जाता है। सो हाउ मेनी पॉइंट्स यू नीड टू राइट, वहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। इसलिए आपका आंसर जो है वो पैराग्राफ्स में नहीं पॉइंट्स के अंदर होना चाहिए। पॉइंट्स में अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा रीडेबल होता है और एग्जामिनर को उसको स्कोर करना बेटर, आसान हो जाता है। एट द सेम टाइम कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को 2 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जामिनर जो है उसे नोटिस ना करे। ध्यान रखें कि ये एक क्वेश्चन का आंसर है, सूप नहीं है जो हम 1/2 कर दें तो 2 लोग भी इसके अंदर मज़े ले लेंगे। दूसरी बहुत ही क्रूशल बात, आपको आंसर जो है वो बिल्कुल शॉर्ट और कंसाइज लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा आप डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये आपको नहीं करना, आपको शॉर्ट और कंसाइज लिखना है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, शॉर्ट और कंसाइज एक आंसर को करना एक स्किल है, एक कला है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग पा लेते हैं तब आप उसे शॉर्ट में लिख करके भी अपनी बात पूरी कह जाते हैं। शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना आंसर इनकम्प्लीट लिखें या फिर वेग, यानी कि जिसका कोई मतलब ही निकल के नहीं आ रहा है, ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसा ना सोचें कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि हमारा कहने का क्या मतलब है। जहां आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है वहां आपको थोड़ा तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। चलो जी, बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, विच इज़ इनहेरेंट इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम। कई सारे स्टूडेंट्स जब शुरुआत करते हैं इस कोर्स की तो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी पुअर होती है, जो F1 to F4 पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बट वो ज़्यादा मैटर करने लगती है जब बाद के F5 से आगे वाले पेपर्स के अंदर आप एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं। वहाँ समझ में आता है कि बहुत तगड़ी यहाँ पर दिक्कत है।
नाउ हमारे यहाँ भी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, इनफैक्ट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी कहीं आए हैं हमारे पास, जिसके लिए हम स्पेसिफिकली उनके ड्राफ्टिंग स्किल्स के ऊपर एफर्ट करते हैं सो दैट ये गैप उनका पूरा हो जाए। सो सोल्यूशन तो यही है कि आपको भी यही करना चाहिए कि भाई जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं आप अपने टीचर के पास जाएं, उन्हें एक्सप्रेस करें, उन्हें बताएं, उन्हें सपना नहीं आएगा, उन्हें एक्सप्रेस करें कि भाई आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है और उसके अंदर वो आपकी मदद करें। ये जो प्रॉब्लम है खास करके इसकी वजह से एक बहुत तगड़ा प्रॉब्लम जो है आ जाता है, जिसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर या तो आप पूरा ही आंसर गलत लिख करके आ जाते हो या तो एक ऐसा आंसर लिख कर आ जाते हो जिसके अंदर आपको 50% मार्क्स भी शायद से ना मिले, और वो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ना समझना। सो अगर हम प्रोफेशनल लेवल में एंटर करना चाहते हैं, स्किल लेवल बैक टू बैक क्लियर करके, तो इस स्किल के ऊपर आपको जल्द से जल्द काम करना चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए। एंड फाइनली आखिरी बात हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ की। तो कुल मिला के कुछ 6 स्पेसिफिक इश्यूज़ की मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट फेस करते हैं, बट ये 6 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स रियलाइज़ नहीं करते, इवन एग्ज़ाम दे करके आने के बाद भी वो रियलाइज़ नहीं करते कि उन्होंने ये गलतियाँ वहाँ पर करी हैं, और फिर अगली बार जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो दोबारा से वही गलतियाँ करते हैं और सारे के सारे अपने मार्क्स खो बैठते हैं। आइए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जिन्हें कंट्रोल डेफिशिएंसीज़ को स्पॉट करना होता है या कुछ रिस्क्स के बारे में मेंशन करना होता है, वो ये सब करने की बजाय क्वेश्चन में दिए गए फैक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये डेफिशिएंसी है तो ये फैक्ट क्वेश्चन में से उठा करके कॉपी पेस्ट कर दें, बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर कॉपी पेस्ट का फंक्शन जो है अपेरेंटली वर्क करता है। और यहीं पे एग्जामिनर्स बहुत चिढ़ते हैं, वो कहते हैं जी क्वेश्चन का फैक्ट आपने एज इट इज़ तो लिख दिया और उसमें डेफिशिएंसी भी है और उसमें रिस्क भी है, बट वो क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करना बेहद ज़रूरी है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है कि मैनेजर रिस्पॉन्स वर्सेस ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। नाउ एग्ज़ाम के अंदर यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड कि जब आप कोई आंसर लिख रहे हैं, आपसे रिस्पॉन्स मांगा जा रहा है तो आपसे ऑडिटर का रिस्पॉन्स मांगा जा रहा है, और जब ऑडिटर्स का रिस्पॉन्स मांगा जाता है तो आप जो है मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेगा ये लिखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे सारी गड़बड़ जो है शुरू हो जाती है। ये बताने की बजाय कि आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को इन नए रिस्क के चलते किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, आप ये बताना शुरू कर देते हैं कि क्या मैनेजमेंट ऐसा कर सकती है जिससे आगे चल करके फ्रॉड या एरर ना हो। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो ऑडिट रिस्पॉन्स लिखना शुरू कर दें और उसके अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स डालना शुरू कर देते हैं। ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस, और इस डिफरेंस को आप रिजॉल्व कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। होता ये है कि हम एक आध क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, अपने टीचर को दिखाते हैं, वो आपको एक गाइडलाइन दे देते हैं, बट अब जब दोबारा से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ फिर हम अपनी सिखाई गई नॉलेज को भूलना शुरू कर देते हैं। सो वेरी सिंपल फैक्ट इज़ कि वेन एवर यू विल प्रैक्टिस, आप हर 4 से 5 क्वेश्चन में कम से कम एक बार अपने टीचर को दिखाएं कि भाई ये हमने आंसर लिखा है कि हम अभी सही लिख रहे हैं, और आपकी ये जो आदत है ना, ये लिटरली आदत बन जाती है जिसके अंदर हम ऑडिटर की बजाय मैनेजमेंट रिस्पॉन्स लिखना शुरू कर देते हैं, इसको हम हटाएं। पॉइंट नंबर 3 रिस्पॉन्स से ही रिलेटेड है ये। हम जब रिस्पॉन्स लिखने लगते हैं, हम ये लिखना भूल जाते हैं कि हम कौन सी असर्शन को एड्रेस कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, कौन सी असर्शन को आप एड्रेस करें लिखना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज एग्जामिनर चाहता है कि आप इस चीज़ को मेंशन करें। इस चीज़ को केवल ना मेंशन करने से ही आप 50% मार्क्स पर पॉइंट लूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 और सबसे कॉमन करी जाने वाली मिस्टेक, एंड अगेन यहाँ पर भी 50% मार्क्स आप इसमें लूज़ कर सकते हैं। कई बार आपको ये बताना होता है कि किस तरह का ऑडिट एविडेंस आपने कलेक्ट किया है या आप करना चाहते हैं, बट ये आप मेंशन करना भूल जाते हैं कि वो ऑडिट एविडेंस कितना रिलायबल है। भाई जैसे शुरुआत में जब आपने ऑडिट पढ़ना शुरू किया था तो हम देखते हैं ना कि भाई एक्सटर्नल एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है इंटरनल से कंपैरेटिवली, या फिर ओरल कन्फर्मेशन से रिटन कन्फर्मेशन ज़्यादा रिलायबल है। तो ये चीज़ें भी, ये कमेंट भी आपको देना होता है जब भी आप एविडेंस की बात करते हैं। रिलायबिलिटी के बारे में भी आपको एक कमेंट वहाँ पर ज़रूर देना है। प्रॉब्लम नंबर 5 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वर्सेस टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एग्जाम में पूछा है आपसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाने के लिए आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लिखाते हैं, एग्जाम में पूछा है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बताने के लिए और आप लिखाते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बहुत सिली सी प्रॉब्लम है, बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ करके, बट कई सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर मिस्टेक कराते हैं। कई बार तो ये होता है कि पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं हमने गलत लिख दिया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, या फिर हम लिख करके आ जाते हैं, घर पहुंचते फिर समझ में आता है
कि हमने ऐसी कोई गलती एग्ज़ाम में कर दी थी जिसकी वजह से एग्ज़ाम जब चेक होकर के आएगा वहाँ पर हमें बिल्कुल भी कोई मार्क्स इसमें नहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो ये ऐसी मिस्टेक है जिसके अंदर आप 100% मार्क्स अपने लूज़ कर सकते हैं, सब में भी खर्च करके आ जाएंगे और मार्क्स भी कुछ नहीं मिलेंगे। एंड पॉइंट नंबर 6, अब ये भी करने से मुझे अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार रोकना पड़ता है, वो है रेपिटेटिव पॉइंट्स। कई बार वो एक ही पॉइंट को अलग तरह से ड्राफ्ट करके उसके 2 पॉइंट बना देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मैं या फिर एग्जामिनर जो है उसे समझ नहीं आएगा कि एक ही पॉइंट को रीड्राफ्ट दूसरे तरीके से कर दिया गया है। ट्रस्ट मी, जो गाइडलाइंस हैं एग्जामिनर्स की पेपर्स को चेक करने की बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हेवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है, टाइम आपका वेस्ट होगा वो अलग। तो अगर आपको 6 की बजाय 5 पॉइंट लिखना समझ में आ रहे हैं तो 5 ही लिखो, एक पॉइंट को दोबारा से रिपीट करना, दूसरी तरह से ड्राफ्ट करना नॉट अ गुड आइडिया। एंड दैट्स इट। मैं ये नहीं कहता कि यही दिक्कतें हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बट ये ऐसी दिक्कतें हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, रियलाइज़ भी नहीं करते, जिसकी वजह से बार बार ऑडिट एग्ज़ाम के अंदर 100% पेपर अटेम्प्ट करने के बावजूद क्लियर नहीं कर पाते। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी वेरी यूज़फुल। आप अगर चाहते हैं कि ऑडिट के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे ड्राफ्ट आपको करना चाहिए, कैसे एड्रेस करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दें। मुझे कम से कम 50 कमेंट तो चाहिए होंगे, जिसके बाद मैं इन वीडियोस के ऊपर वर्क करना शुरू करूँगा। एट द सेम टाइम आप अपना जो गलतियाँ आपने करी हैं वो भी शेयर करें, सो दैट मैं कमेंट में बता सकूं कि आप क्या कर सकते हैं उसमें इम्प्रूव करने के लिए, वो ऑडिट से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।